हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए और हाँ, पढ़ाई भी करते रहिए। प्यारे बच्चों, हम आपके लिए अपने इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर कॉमर्स के हर एक सब्जेक्ट की पूरी एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं। उसी क्रम में हमने इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ शेयर के समाप्त हो जाने के बाद रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी पढ़ाया और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के समाप्त हो जाने के बाद हम आपके लिए लेके आ रहे हैं डिवेंचर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन फॉर एग्ज़ाम है और ये बीकॉम के दोनों वर्षों में, बीकॉम सेकेंड ईयर में कंपनी लॉ में आपको मिल जाएगा और बीकॉम थर्ड ईयर में कॉरपोरेट अकाउंटिंग में एज ए न्यूमेरिकल मिल जाएगा। ठीक, तो आज की ये क्लास आपके लिए एग्ज़ाम में नंबर कमाने का मौका होगा। प्यारे बच्चों, जैसे कोई एक न्यूमेरिकल लेसन हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें 20-25 सवाल, 30 सवाल पढ़ते हैं, मतलब 20-25 दिन पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन पेपर में आता है। ये वो टॉपिक हैं जो एक दिन पढ़ लिया और एक क्वेश्चन इसमें से मिल जाएगा और एग्ज़ाम में हम अच्छे अंक पा जाएंगे। ठीक, तो आप ऐसी ही बेहतरीन क्लास पाने के लिए अगर नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिल सकें। ठीक है, और आप हमसे पेड क्लास लेना सुनिश्चित करिए। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9984358237 पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक बच्चों, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी। जब आप पेड क्लास लेते हैं तो आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे, PDF भी मिलेगी, मतलब आपके हर एक टॉपिक विद लाइबिलिटीज़ पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। आज की क्लास शुरू करते हैं डिवेंचर। आपने कंपनी जाना था, कंपनी कहते किसे हैं? ठीक है, तो कंपनी शब्द की उत्पत्ति कॉम और पेंस शब्द से हुई है। कॉम का शाब्दिक अर्थ होता है साथ साथ और पेंस का शाब्दिक अर्थ होता है रोटी खाना। ठीक है, मतलब जब व्यावसायिक चर्चा होती है तो खाने की मेज़ पर होती थी। पहले पूर्व में जब हमारे यहाँ यातायात के साधन इतने सुलभ नहीं थे, ध्यान देना, हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट इतना एक्टिव नहीं था, तो लोगों को यात्रा करने में महीनों लग जाते थे। तो जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचते थे किसी चर्चा के लिए, तो इतना समय बीत जाता था तो उनको खाने की मेज़ पर बुलाया जाता था, मतलब एक कह लीजिए खाने का ऑफ़र दिया जाता था। तो वो जब खाने की मेज़ पर बैठते थे तो वहीं व्यावसायिक चर्चा होती थी। तो वहीं कॉम और पेंस से आज भी आया है कंपनी शब्द। दूसरी बात, वो रूप स्वरूप अभी भी है। आज जो भी व्यावसायिक चर्चा होती है वो खाने की मेज़ पर, मतलब होटलों में या कॉफ़ी शॉप पर ऑर्गेनाइज की जाती हैं। ठीक है, तो मतलब चीज़ें वही हैं, बस थोड़े नए ढंग से, नए कलेवर में हमारे सामने ला दी गई हैं। तो ये शब्द हमने आपको बताया कंपनी। तो कंपनी शब्द कहाँ से आया? कॉम और पेंस से। कॉम का अर्थ होता है साथ साथ और पेंस का अर्थ होता है रोटी खाना। लेकिन कंपनी बेसिकली होती क्या है? ये अपना व्यापार चलाने के लिए अंश का निर्गमन करती हैं। ठीक है, अंश का निर्गमन क्यों? अब यहाँ से आपको जानना होगा, सोल ट्रेड था। सोल ट्रेड कौन सा था? एक अकेला मालिक, उसी ने पूरी पूंजी लगाई, उसी ने व्यापार बनाया और वही पूरा व्यापार चलाएगा। फ़ायदा होगा तो उसकी जिम्मेदारी, उसका फ़ायदा, घाटा हुआ तो वो जाने। तो इसमें फ़ायदा तो ये था कि जो कुछ है सब मेरा है, लेकिन कभी अगर हानियाँ हुई तो वो हानियाँ इतनी ज़्यादा होती थी कि लोग संभल नहीं पाते थे। तो उस बात के मद्देनज़र फिर क्या बेहतर निकल के आया? साझेदारी। लोग सोल ट्रेड से फिर आगे निकल के किधर आए? साझेदारी पर। मतलब किसी एक समान उद्देश्य के लिए दो या दो से अधिक लोग इकट्ठा होंगे। ध्यान देना,
एक समान उद्देश्य के लिए दो या दो से अधिक लोग इकट्ठा होंगे, दोनों के द्वारा पूंजी लगाई जाएगी और दोनों बराबर रूप से सक्रिय रहेंगे और अंत में लाभ कमाने के बाद एक निश्चित अनुपात में दोनों बांट लेंगे। और अगर कहीं हानि हुई तो उस हानि को भी दोनों लोग मिलकर उठा लेंगे। भाई एक बोझा अगर एक व्यक्ति को उठाने को दिया जाए तो शायद वो नहीं उठा पाएगा, और वही बोझा अगर 4 या 6 लोग मिलकर उठाएं तो आसानी से उठ जाता है। वो साझेदारी का गुण था। फिर हम आगे आए कंपनी की ओर। कंपनी की ओर क्यों आए? भाई साझेदारी की भी अपनी एक लिमिटेशन थी। 20 से ज़्यादा साझेदार नहीं हो सकते थे और सबके द्वारा एक निश्चित अनुपात में पूंजी दी जाती थी। लेकिन अगर हम अपने व्यापार को और बढ़ाना चाहें तो उनकी भी लिमिटेशन आ गई। दूसरी चीज़ यह है कि सभी साझेदार सक्रिय नहीं हो पाते, कुछ सक्रिय होते हैं, कुछ निष्क्रिय होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसा लगा के कंपनी से हट जाना चाहते हैं कि कंपनी चलती रहे, बाद में हमें लाभ मिल जाए। इन सब सोच के मद्देनज़र कंपनी का जन्म हुआ कि आप कंपनी में पैसा लगाइए और जाइए, ऐश करिए। वर्ष के अंत के बाद जब कंपनी एक लाभ पाएगी तो आपको एक निश्चित दर से लाभांश मिल जाएगा। तो जो इस सोच के धनी व्यक्ति थे उन्होंने कंपनी में पैसा लगाना उचित समझा। ठीक है, तो ये मैंने आपको इतिहास के तौर पर बता दिया कि कंपनी कहते किसे हैं, कंपनी आई क्यों। मैंने पहले बता दिया कंपनी शब्द का जन्म कहाँ से हुआ। कॉम और पेंस शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रोटी खाना। और प्यारे बच्चों, कॉरपोरेट अकाउंटिंग में बहुत बार कंपनी पूछी जाती है। मैंने पिछले साल ही आपको ये जिक्र किया था कि कॉरपोरेट अकाउंटिंग तभी आपको आएगा जब आप कंपनी ला बेहतर जानते होंगे। ठीक है, चलिए मान लिया। कंपनी की डेफिनीशन क्या है? तो कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। विधान द्वारा, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है क्योंकि ये जन्म नहीं लेती, इसे बनाया जाता है। इट्स ए नॉट ए नेचुरल, इट्स ए आर्टिफिशियल। ठीक है, इसे न्यायालय द्वारा कानूनन बनाया गया है और इसे कानूनन ही समाप्त किया जा सकता है। तो कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम व्यक्ति क्यों है? क्योंकि ये किसी दूसरे पर और कोई दूसरा इस पर मुकदमा चला सकता है। कंपनी का अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है। कंपनी के द्वारा किए गए कार्य के लिए सदस्य और सदस्य के द्वारा किए गए कार्य के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होती। ठीक है, और शाश्वत अस्तित्व होता है, कभी ना मिटने वाला। मतलब ये कहा जाता है कि एक कंपनी की सभा चल रही थी, सारे सदस्य मौजूद थे, एक बम गिरा दिया गया, सारे सदस्य मारे गए, लेकिन फिर भी कंपनी यथावत बनी रही। मतलब मेंबर्स आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी यथावत बनी रहेगी। कानूनन बनाया गया है तो कानूनन ही समाप्त किया जा सकता है। और अंतिम बात, कंपनी की एक सार्व मुद्रा होती है, कॉमन शील। कंपनी के जो भी प्रलेख होंगे उस सार्व मुद्रा को उस पर अंकित किया जाएगा, तभी वो कंपनी द्वारा निर्गमित माने जाएंगे, अन्यथा वो कंपनी द्वारा निर्गमित नहीं माने जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आपने जान लिया कंपनी कहते किसे हैं, कंपनी आई क्यों, और मैंने अभी थोड़े से कंपनी की परिभाषा बता दिया। लेकिन हमें कंपनी नहीं जानना। आज का हमारा टॉपिक है डिवेंचर, ऋण पत्र। ठीक है, बताते हैं डिवेंचर आएगा क्यों। प्यारे बच्चों, मान लो कंपनी चलानी है तो कंपनी चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा। अगर कंपनी को चलाना है तो कंपनी चलाने के लिए आपको पैसा चाहिए, और कंपनी पैसा पाने के लिए 2 साधनों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा। 2 साधन क्या? कंपनी शेयर इशूड करती है या कंपनी डिवेंचर्स इशूड करती है। शेयर तो आप पूरा पढ़ चुके हैं, लेकिन जान लीजिए कंपनी शेयर इशूड करती है। जब शेयर इशूड करती है तो कंपनी को इस पर क्या देना पड़ता है? लाभांश देना पड़ता है। कंपनी डिवेंचर इशूड करती है, इस पर कंपनी को क्या देना पड़ता है? ब्याज देना पड़ता है। लेकिन शेयर भी कितने प्रकार से इशूड करती है? 2 प्रकार से, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। ठीक है, प्रेफरेंस पे लाभांश की दर निश्चित होती है और इक्विटी पे लाभांश की दर निश्चित नहीं होती है। ये सब आप पढ़ चुके हैं। लेकिन मुद्दा यह है कंपनी शेयर का कितना निर्गमन कर सकती है।
जितना उसकी अथराइज कैपिटल होगी सिर्फ उतने ही अंशों का निर्गमन हो सकता है, उससे ज़्यादा अंश का निर्गमन नहीं हो सकता। तो अगर कंपनी को अतिरिक्त धन की आवश्यकता पड़े तो ध्यान देना बच्चों, मैंने ये कहा चलो हम आप मिलके कंपनी बनाते हैं, बन गई कंपनी। जब कंपनी बन गई तो अब हमें व्यापार चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा पाने के लिए हमने सबसे पहले किस विकल्प का चयन किया कि हम शेयर इशूड करेंगे। तो शेयर इशूड करने के लिए हमने प्रॉस्पेक्टस जारी किया। प्रॉस्पेक्टस जब जारी हो गया तो उस प्रॉस्पेक्टस में दी गई शर्तों के आधार पर, बताई गई बातों के आधार पर लोगों ने हमसे संपर्क किया शेयर पाने के लिए, हमने उनको शेयर दिया। लेकिन हम अधिक से अधिक कितने अंशों का निर्गमन कर सकते हैं? जितनी हमारी अधिकृत पूंजी होगी सिर्फ उतने अंशों का निर्गमन किया जा सकता है, उससे ज़्यादा अंशों का निर्गमन नहीं कर सकते। जितनी हमारी अधिकृत पूंजी होगी सिर्फ हम उतने ही अंशों का निर्गमन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अंशों का निर्गमन ही नहीं कर सकते। अब मुद्दा ये आया ऑथराइज कैपिटल क्या, जो कंपनी के पार्षद सीमा नियम में दिखाई जाती है और कंपनी जिससे रजिस्टर्ड होती है। लेकिन अब चूंकि आपने पढ़ा है कंपनी अनंत काल तक चलती रहती है, तो अगर कंपनी को फिर पैसों की ज़रूरत पड़ गई तो कहाँ से पैसा लाइएगा? तो कंपनी ऑथराइज कैपिटल के बराबर शेयर इशूड करने से सदैव बचती है। वो ये प्रयास करती है कि हमें ऑथराइज कैपिटल के बराबर शेयर इशूड ना करना पड़े। ठीक है, चलो मान लिया। तो कंपनी को जब कभी अतिरिक्त धन की आवश्यकता हो, पूरी बात समझना, मतलब कंपनी को व्यापार चलाने के लिए पैसा कहाँ से मिलेगा? शेयर या डिवेंचर से। लेकिन शेयर की अपनी एक लिमिटेशन है। कंपनी शेयर कितना निर्गमित कर सकती है? जितना ऑथराइज कैपिटल है, और उतना भी वो निर्गमित करना नहीं चाहेगी, बचाना चाहेगी। तो जब कभी कंपनी को अतिरिक्त धन की आवश्यकता हो तो कंपनी ऋणपत्र की ओर आएगी। ठीक, ऋणपत्र निर्गमित करती है। तो कंपनी डिवेंचर इशूड कर देगी, उसके बदले में कंपनी को पैसा मिल जाएगा और उस पैसे पर कंपनी एक निश्चित दर से ब्याज देगी। ठीक, याद रखना, जब कभी ऋणपत्र का निर्गमन होगा कंपनी उस पर एक निश्चित दर से ब्याज चुकाएगी। चलो ये तो मान लिया, ये तो थी भूमिका। लेकिन डिवेंचर होता क्या है आपने जाना ना, जब कंपनी को अतिरिक्त धन की आवश्यकता हो, जो कि अधिकृत पूंजी से भी अधिक राशि की आवश्यकता अगर पड़े, तो कंपनी उसके लिए क्या करेगी? डिवेंचर इशूड करेगी। मान लिया। डेफिनीशन पे आते हैं। इंट्रोडक्शन क्लियर? फिर से जान लीजिए, कंपनी को अपना व्यापार चलाने के लिए पैसा चाहिए। पैसा पाने के लिए उसके पास दो मुख्य स्रोत हैं, या तो शेयर इशूड करेगी या तो डिवेंचर। लेकिन शेयर इशूड करने की अपनी एक लिमिटेशन है, ऑथराइज कैपिटल से ज़्यादा इशूड नहीं हो सकते। ठीक है, और उतना भी इशूड तो करना नहीं चाहेगी, क्योंकि मान लीजिए भविष्य में फिर पैसे की ज़रूरत पड़ी तो कहाँ से लेके आएंगे? तो वो किसका सहारा लेती है? डिवेंचर इशूड करती है। डिवेंचर कहेंगे किसे? आप पढ़े लिखे हो? सच में? हाँ जी, पढ़े लिखे हो। क्या प्रूफ है? कोई प्रूफ है क्या? हाँ जी है। आपके पास डिग्री है, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, वो ये प्रूफ देते हैं कि आप पढ़े लिखे हो। ठीक है, मान लिया आप पढ़े लिखे हो। आपने कंपनी को कर्ज दिया है, इस बात का क्या प्रूफ होगा? डिवेंचर। कैसे? जब कभी कंपनी ऋण लेती है, ध्यान देना, व्हेन कंपनी टेक लोन, जब कंपनी ऋण लेती है, उस ऋण लेने के बदले में प्रमाण स्वरूप जो डॉक्यूमेंट इश्यूड करती है, उसी डॉक्यूमेंट्स को डिवेंचर कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? फिर जान लीजिए, जब कभी कंपनी ऋण लेती है और उस ऋण लेने के बदले में जो डॉक्यूमेंट्स इश्यूड करती है, वही डॉक्यूमेंट्स ही क्या कहलाता है? डिवेंचर कहलाता है, ऋणपत्र कहलाता है। ठीक, लेकिन डेफिनेशन कैसे बनाइएगा? ऋणपत्र कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का प्रमाण पत्र होता है। ठीक है, इट्स ए सर्टिफिकेट ऑफ लोन टेकिंग बाय कंपनी। कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का प्रमाण पत्र होता है ऋणपत्र। ठीक, जो कंपनी की सार्वमुद्रा के अंतर्गत ही निर्गमित होगा।
हमने अभी बताया था कि कंपनी की कॉमन सील जहां पर लगी होगी वही दस्तावेज कंपनी द्वारा निर्गमित माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। तो जब कभी कंपनी ऋण पत्र का निर्गमन करे तो उस पर कंपनी की कॉमन सील लगी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हैं, कंपनी की सार्वमुद्रा के अंतर्गत कंपनी के द्वारा निर्गमित, या यूं कह लीजिए कंपनी के द्वारा लिए गए ऋण का प्रमाण पत्र ऋण पत्र कहलाता है, जो कंपनी की सार्वमुद्रा के अंतर्गत निर्गमित होते हैं। ठीक है, तो जब कभी कंपनी ऋण लेती है, ऋण लेने के बदले में जो प्रमाण पत्र देती है वही प्रमाण पत्र ऋण पत्र कहलाता है। और इसकी परिभाषा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 30 में दिया गया है। कहाँ? कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 30 में इसकी परिभाषा दिया गया है। ठीक है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 30, ठीक है ना, सेक्शन 2 की उपधारा 30 में इसकी परिभाषा दी गई है। आगे बढ़ जाते हैं। जब कभी कंपनी के द्वारा ऋण पत्रों का निर्गमन होगा तो ये हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होंगे। मान लिया इस पर कंपनी की सार्वमुद्रा लगी होगी। और सबसे बड़ी बात, जब ऋण पत्र का निर्गमन होगा तो इस पे ब्याज दर दर्ज होगी कि कंपनी इस ऋण पर कितना ब्याज देगी। उस पर ली गई ऋण की राशि का ब्यौरा होगा और कंपनी उस ऋण को कब चुकाएगी इसका भी जिक्र होगा। ठीक, तो पूरी बात क्या बनी? ऋण पत्र की परिभाषा, ध्यान देना बच्चों, मैंने क्या क्या कहा। ऋण पत्र की परिभाषा में क्या मिला? कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का प्रमाण पत्र ऋण पत्र कहलाता है। ठीक, जो कंपनी की सार्वमुद्रा के अंतर्गत निर्गमित किए जाएंगे, जिस पर हस्ताक्षरकर्ता के स्पष्ट हस्ताक्षर होंगे और कंपनी के द्वारा दिए जाने वाले ब्याज दर का इस पे स्पष्ट उल्लेख होगा। कंपनी कब भुगतान करेगी और किस दर से भुगतान करेगी इसका भी यहाँ पर जिक्र होगा। मतलब क्लियर कट ये बनता है कि जिस दिन ऋण पत्र का निर्गमन किया जाता है, ऋण पत्र के शोधन की शर्तें उसी दिन तय हो जाती हैं। अब एक नई बात आ गई बच्चों, शोधन क्या होगा? शोधन माने भुगतान। प्यारे बच्चों, आप ये बताइए, आप किसी से ऋण मांगिए कि भाई 10,000 दे दो, तुरंत वो आपसे पूछेगा वापस कब करिएगा? कह दो जब होगा तो दे देंगे। देगा क्या? कहेगा तोरे हो भाई न करे, बच्चा तो दे हो हमका, नहीं देगा, कभी नहीं देगा। मतलब ये जब कभी आप किसी से ऋण लेते हो तो आप उसके रिडेम्पशन की डेट बताते हो कि 10 दिन में दे देंगे, 2 साल में दे देंगे, 4 साल में देंगे, 10 साल में देंगे, 20 साल में देंगे। मतलब उनके शोधन की तिथि स्पष्ट रूप से उसी दिन तय कर दी जाती है जिस दिन ऋण पत्र का निर्गमन होगा। जब जब आप ऋण पत्र पढ़ते रहिएगा, ऋण पत्र की परिभाषा बढ़ती जाएगी। अब इसमें निर्गमन में ही शोधन जुड़ जाएगा। कैसे? तो कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का प्रमाण पत्र ऋण पत्र है, जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 30 में उल्लिखित है। इसमें यह कहा गया है जब कभी कंपनी ऋण पत्र का निर्गमन करेगी तो वो कंपनी की कॉमन सील द्वारा कॉमन सील लगी होनी चाहिए, हस्ताक्षरकर्ता के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिए और कंपनी जब कभी ऋण पत्र का निर्गमन करेगी तो उसके शोधन की शर्तें भी दर्ज होनी चाहिए। मतलब कंपनी इस लिए गए ऋण का कब भुगतान करेगी, किस दर पर भुगतान करेगी और जब तक भुगतान नहीं कर देती तब तक कंपनी इस पर कितना ब्याज देगी। ये सारी बातें ऋण पत्र के निर्गमन के समय ही दर्ज कर दी जाती हैं। ठीक, अब हम आते हैं ऋण पत्र की प्रकृति। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ डिवेंचर? व्हाट इज़ द नेचर ऑफ डिवेंचर? ऋण पत्र की प्रकृति क्या है? प्यारे बच्चों, जब कभी कंपनी, ऋण तो बेसिकली 2 प्रकार से होते हैं, अल्पकालीन, दीर्घकालीन। लेकिन जब कभी ऋण पत्र का निर्गमन होगा, कम से कम ये 2 वर्षों के लिए निर्गमित होंगे और अधिक से अधिक
20 वर्षों के लिए निर्गमित होंगे। मतलब कंपनी जब ऋण पत्र का निर्गमन करेगी तो ये मान के चलिए कि वो 2 वर्ष के पहले उसका शोधन नहीं करेगी और अधिक से अधिक 20 वर्ष में वो आपका शोधन अवश्य कर देगी। ठीक है, तो इसलिए ऋण पत्र को क्या माना जाता है? नॉन करेंट लायबिलिटी माना जाता है, गैर चालू दायित्व माना जाता है। अच्छा, ये दायित्व क्यों माना जाता है? क्योंकि कंपनी ने आज ऋण लिया है, कंपनी इसका भुगतान करेगी। ठीक है, वो आपकी लायबिलिटी होती है, जिसके बदले में आपको पैसा देना पड़े वो आपकी लायबिलिटी है, और जो बेच के आप पैसा पा जाइए वो आपकी संपत्ति है। तो ऋण पत्र कंपनी के द्वारा लिए गए ऋण का प्रमाण पत्र होता है, ये कंपनी की लायबिलिटी होती है, जो कंपनी एक निश्चित समय के बाद चुकाएगी, और वो निश्चित समय कितना होगा? 2 साल से 20 साल के बीच में होगा। मान लिया, तो इसीलिए कंपनी को क्या, ऋण पत्र को क्या कहा जाता है? नॉन करंट लायबिलिटी कहा जाता है, और ये कंपनी के बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में दिखाए जाएंगे नॉन करंट लायबिलिटी के तहत। और ध्यान देना बच्चों, जब ऋण पत्र को दिखाया जाएगा तो उस पर ऋण पत्र की ब्याज दर जरूर अंकित होगी। ठीक, उस पर ऋण पत्र की ब्याज दर जरूर अंकित होगी। ठीक है, चलिए ये हमने जान लिया। ऋण पत्र की विशेषता क्या है? व्हाट इज़ द स्पेशलाइजेशन ऑफ डिवेंचर्स? क्या ऋण पत्र की अपनी कुछ विशेषता हैं? जी हाँ हैं। पहला, ये जब भी निर्गमित होगा कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का प्रमाण पत्र होगा। ठीक, कंपनी ने आपसे जितना ऋण लिया वो इस डिवेंचर पर लिखा होगा कि कंपनी को आपने इतना ऋण दिया है। अब जैसे मान लो एक सादा कागज़ दे दें और कहें हमने मान लिया आपने हमको ऋण दिया, उस पर कोई चीज़ उल्लिखित नहीं है, तो आगे लेके जाइएगा तो कंपनी उसे मानेगी क्या? नहीं मानेगी। तो जब कभी कंपनी ऋण पत्र का निर्गमित करती है तो उस पर अमाउंट लिखा होता है, और वो अमाउंट एक फिक्स माना जाता है कि कंपनी ने उतना लिया और उतना आपको भुगतान करेगी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। जिस व्यक्ति को ऋण पत्र का निर्गमन किया गया उसका नाम दर्ज होगा। ठीक है, उसके नाम पर ही वो ब्याज इशूड किया जाएगा, प्रमाण पत्र में उसका नाम लिखा होगा। आगे, ऋण पत्र के निर्गमन पर ही ऋण पत्र की ब्याज दर दर्ज कर दी जाती है कि कंपनी ऋण पत्र का निर्गमन करती है तो उस ऋण पत्र के बदले में एक जमानत भी सुनिश्चित करती है। सपोज करिए आपने कंपनी को ऋण दे दिया, कंपनी भाग जाए तो, या आप यूं कह लीजिए आप किस भरोसे पर कंपनी को ऋण देंगे, मतलब आपके पास कोई भरोसा भी तो होना चाहिए। तो कंपनी अपनी कोई संपत्ति सुनिश्चित करती है कि ये रही मेरी संपत्ति, ये इस ऋण पत्र के जमानत के तौर पर रखी गई है कि जब ये संपत्ति बेची जाएगी जो पैसा मिलेगा उससे हम ऋण पत्र का भुगतान करेंगे। ठीक, जब कभी कंपनी ऋण पत्र का निर्गमित करेगी तो उस पर कंपनी की सार मुद्रा अवश्य लगी होनी चाहिए, और ऋण पत्र पर ऋण पत्र की ब्याज दर का भी उल्लेख होना चाहिए, और जिस व्यक्ति के नाम से वो ऋण पत्र दिया गया है उसका नाम भी प्रमाण पत्र में दर्ज होना चाहिए। ये सारी विशेषताएं तो आपने ऋण पत्र के बारे में जान ली। अब आपको जानना होगा ऋण पत्र के प्रकार, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स। लेकिन उसके पहले आप जान लीजिए बॉन्ड और डिवेंचर में अंतर। प्यारे बच्चों, बॉन्ड किसे कहते हैं? नाम तो सुना ही होगा, बॉन्ड, और फिर उसके बाद आपको जानना होगा डिवेंचर्स। तो बॉन्ड और डिवेंचर्स तो आपने सुना ही होगा, ठीक है, लेकिन दोनों हैं क्या? पहले बॉन्ड और डिवेंचर में 2 मूलभूत अंतर होते थे। कौन कौन से? पहला मूलभूत अंतर, जब कभी बॉन्ड भी कंपनी ऋण लेती है और ऋण लेने के बदले में बॉन्ड इशूड करती है। ध्यान देना मैंने क्या कहा, बॉन्ड भी बेसिकली ऋण पत्र जैसे ही होते हैं। कंपनी ऋण पत्र का निर्गमन करती है और उसके बदले में ऋण प्राप्त करती है। ठीक वैसा कंपनी ऋण लेती है और बॉन्ड भी देती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि पहले कंपनी केवल और केवल सरकारी कंपनी होती थी तो वो बॉन्ड इशूड करते थे,
और प्राइवेट कंपनी होती थी तो वो डिवेंचर इशूड करते थे, ठीक है। लेकिन अब ये मूलभूत अंतर समाप्त कर दिया गया है। अब कोई भी डिवेंचर इशूड कर सकता है और कोई भी बॉन्ड इशूड कर सकता है। लेकिन जब कभी बॉन्ड इशूड किया जाएगा वो पूर्व निर्धारित ब्याज दर के बिना निर्गमित किए जा सकते हैं, लेकिन जब ऋण पत्र का निर्गमन होगा वो पूर्व निर्धारित ब्याज दर के बिना निर्गमन नहीं होगा, ठीक। तो अब कौन सा अंतर बचा है? यही एक अंतर कि बॉन्ड पूर्व निर्धारित ब्याज दर के बिना भी निर्गमित किए जाएंगे, जैसे ज़ीरो कूपन बॉन्ड। तो ज़ीरो कूपन बॉन्ड, उस पर कूपन दर निर्धारित होती है और एक निश्चित समय के बाद आपका भुगतान होता है। तो वो चीज़ें क्या कहलाती हैं? जब जितना में आपने लिया था और जितना आप पेड करेंगे, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो ब्याज कहलाएगा, ठीक है। तो बॉन्ड पूर्व निर्धारित ब्याज दर के बिना भी निर्गमित किए जाएंगे, लेकिन ऋण पत्र पूर्व निर्धारित ब्याज दर के बिना निर्गमित नहीं किए जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ता है। आपने बॉन्ड जान लिया, डिवेंचर जान लिया। डिवेंचर की परिभाषा कंपनी अधिनियम 2 की कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 30 में दिया गया है। लेकिन बॉन्ड कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 179 की उपधारा 3 में दिया गया है, ठीक है। और ये धारा 2 की उपधारा 30 में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिवेंचर के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिवेंचर। 2 क्वेश्चन। पहली चीज़ तो आपके एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, ऋण पत्र कहते किसे हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन बनता है ऋण पत्र के प्रकार में से 2 नंबर के। तो एक क्वेश्चन इसमें से 10 नंबर का आएगा। अगर आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर में तो भी आएगा, और कॉरपोरेट में तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2 पार्ट इसमें से है, ऋण पत्र का निर्गमन और ऋण पत्र का शोधन। आगे आते हैं बच्चों, ऋण पत्र के प्रकार। तो पहला प्रकार होता है रजिस्टर्ड डिवेंचर। रजिस्टर्ड डिवेंचर किसे कहते हैं? रजिस्टर्ड डिवेंचर, ठीक है। रजिस्टर्ड डिवेंचर्स। तो रजिस्टर्ड डिवेंचर किसे कहते हैं? पंजीकृत। प्यारे बच्चों, जिस व्यक्ति ने ऋण पत्र लिया उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में दर्ज होगा, उसका नाम उस डिवेंचर पर भी लिखा होगा। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है, इस पर ब्याज उसी व्यक्ति को दिया जाएगा जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर्ड में दर्ज है। अगर ये ऋण पत्र चोरी हो जाए तो किसी दूसरे के किसी काम के नहीं है। जैसे आपकी मार्कशीट अगर चोरी हो जाए तो कोई दूसरा उससे कुछ नहीं कर सकता, ठीक वैसे होते हैं रजिस्टर्ड डिवेंचर। जिस किसी व्यक्ति के नाम पर ये निर्गमित किए गए हैं वही उसका ब्याज पाएगा, कोई दूसरा उसका ब्याज नहीं पा सकता। तो रजिस्टर्ड डिवेंचर किसे कहेंगे? ये एक निश्चित व्यक्ति को निर्गमित किए जाएंगे। जिस व्यक्ति को निर्गमित किए जाएंगे उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में दर्ज होगा, ठीक। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? पंजीकृत ऋण पत्र कहा जाता है, रजिस्टर्ड डिवेंचर कहा जाता है। जान गए इतना आप? तो रजिस्टर्ड डिवेंचर किसे कहेंगे? जिसके द्वारा ये निर्गमित किए गए होंगे, कंपनी के द्वारा ये निर्गमित किए जाएंगे, जिसके लिए निर्गमित किए जाएंगे उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में दर्ज होगा और इस पर ब्याज उसी व्यक्ति को दिया जाएगा जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में दर्ज है। दूसरा होता है बियरर, वाहक। बियरर डिवेंचर। बियरर डिवेंचर किसे कहते हैं? वाहक ऋण पत्र। वाहक समझते हो ना, ढोने वाला। आप गुड्स कैरियर, गुड्स बियरर, वाहक मतलब ये जिस व्यक्ति के पास हैं वही उसका मालिक और उसका ब्याज वही पाएगा। मतलब उस अंतिम तिथि पर जिसके पास ये होंगे, जो इनको लेके जाएगा उसी को कंपनी ब्याज देगी। इस पर किसी का नाम दर्ज नहीं होता, ठीक है। तो मतलब ये सुपुर्दगी मात्र से ही हस्तांतरणीय होते हैं। मेरा है, मैंने आपको दे दिया, आपका हो गया। जैसे नोट, मेरे पास है तो मेरी है, आपके पास है तो आपकी है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये बियरर डिवेंचर होते हैं, इस पर किसी का नाम नहीं होता। अगर ये कोई चुरा ले तो वो मालिक बन जाएगा,
ठीक है, तो याद रखना। तो आपने दो पढ़ लिए, रजिस्टर्ड डिवेंचर किसे कहते हैं, ये वे ऋण पत्र होते हैं जिसका नाम ऋण पत्र पर लिखा होगा, कंपनी के रजिस्टर में दर्ज होगा, इस पर ब्याज उन्हीं को मिलेगा जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में होगा। बियरर डिवेंचर किसे कहते हैं, ये वो डिवेंचर होते हैं जिसके पास है वही उसका मालिक, जो कंपनी के पास तक लेकर जाएगा कंपनी उसी को ब्याज देगी। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, हम तीसरे पे आ गए, सिक्योर्ड डिवेंचर किसे कहते हैं, सुरक्षित ऋण पत्र। सिक्योर्ड नाम से ही स्पष्ट है, ये वे ऋण पत्र हैं जिन्हें कंपनी की संपत्तियों पर सुरक्षा मिलती है। कैसे, कंपनी ये बताती है कि ये मेरी एसेट्स है, मैं अपनी इस संपत्ति पे आपको सुरक्षित कर रहा हूँ। जैसे मान लो कंपनी ने कहा ऋण पत्र भैया निर्गमित कर रहे हैं, हमें पैसों की ज़रूरत है, तो आपने कहा हम क्या माने, आप कुछ गारंटी के तौर पर तो दीजिए। तो कंपनी ने कहा मेरे पास मशीनरी है, इस मशीनरी पे मैं आपको सुरक्षा दे रहा हूँ, तो जब मशीनरी बिकेगी तो आपको आपका पैसा मिल जाएगा। ठीक, वो सिक्योर्ड डिवेंचर कहलाते हैं। और अनसिक्योर्ड डिवेंचर किसे कहेंगे, बिल्कुल वैसा, जिन्हें कंपनी की किसी संपत्ति पर कोई सुरक्षा नहीं दी जाती, उन्हें अनसिक्योर्ड डिवेंचर कहा जाता है। मतलब आपने जान लिया ना, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इनमें से कोई एक जरूर आपके पेपर में सबसे आगे आपको मिल जाएगा। अनसिक्योर्ड डिवेंचर किसे कहेंगे, इन पर कोई भी सुरक्षा नहीं होती। ठीक है, इन पर कोई भी सुरक्षा नहीं होती और इन्हें ही नॉर्मल डिवेंचर कहा जाता है। जो अनसिक्योर्ड डिवेंचर होते हैं ये कंपनी की किसी संपत्ति पर सुरक्षित नहीं होते, मतलब इन्हें कोई विशेष प्रभार नहीं मिलता, उन्हें हम अनसिक्योर्ड डिवेंचर कहते हैं या नॉर्मल डिवेंचर कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट डिवेंचर किसे कहेंगे, एक और है फर्स्ट डिवेंचर। फर्स्ट डिवेंचर किसे कहेंगे, नाम से ही क्लियर हो रहा है, सबसे पहले जिनका भुगतान किया जाएगा उसे ही फर्स्ट डिवेंचर कहेंगे। ठीक, कंपनी जिसका भुगतान सबसे पहले करेगी उसे फर्स्ट डिवेंचर कहा जाएगा। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, आपके नाम में ही काम छिपा हुआ है। आप नाम जान गए, परिभाषा जान जाइएगा। तो रजिस्टर्ड हो गया, पंजीकृत, जिसका नाम लिखा है वही ब्याज पाएगा। वाहक, किसी का नाम नहीं लिखा होता, जिसके पास है वो उसका मालिक, वो ब्याज पाएगा। फिर फर्स्ट, फिर आपने सिक्योर्ड डिवेंचर पढ़ा। सिक्योर्ड डिवेंचर किसे कहेंगे, जिस पर कंपनी की किसी संपत्ति का प्रभार मिला होता है कि ये संपत्ति बिकेगी तब आपको पैसा मिलेगा, वो सिक्योर्ड कहलाते हैं। अनसिक्योर्ड किसे कहेंगे, जिस पर कंपनी की कोई संपत्ति का प्रभार नहीं होता, मतलब वो सुरक्षित नहीं होते। ठीक है, पूरा रिस्क रहता है, कंपनी अगर डूबी तो इनका पैसा डूब सकता है, उन्हें अनसिक्योर्ड कहा जाता है या नॉर्मल डिवेंचर होता है। फर्स्ट डिवेंचर किसे कहेंगे, जिनका भुगतान सबसे पहले होगा उन्हें फर्स्ट डिवेंचर कहा जाता है। ठीक है, और सेकेंड डिवेंचर किसे कहेंगे, ये वे डिवेंचर होते हैं जिनका भुगतान फर्स्ट डिवेंचर के बाद किया जाता है। ये वे डिवेंचर होते हैं जिनका भुगतान फर्स्ट डिवेंचर के बाद किया जाता है, उन्हें सेकेंड डिवेंचर कहते हैं। ठीक है, तो एक फर्स्ट डिवेंचर होता है, फर्स्ट डिवेंचर किसे कहेंगे, जिनका भुगतान सबसे पहले होगा, और एक सेकेंड डिवेंचर होता है, तो सेकेंड डिवेंचर किसे कहेंगे, जिसका भुगतान फर्स्ट डिवेंचर के बाद होगा। लेकिन पेपर में आने वाला सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, शोध ऋण पत्र किसे कहते हैं, रेडीमेबल डिवेंचर। रेडीमेबल डिवेंचर, शोध ऋण पत्र। प्यारे बच्चों, ये वे ऋण पत्र हैं, शोध मतलब भुगतान, शोधनशील, ये वे ऋण पत्र हैं जिनका भुगतान एक निश्चित समय में कर दिया जाएगा। और मैंने अभी कहा था निश्चित समय प्रायः कितना होता है, 20 साल का। तो ये वे ऋण पत्र होते हैं जिनका भुगतान एक निश्चित समय में कर दिया जाएगा, उन्हें शोधनशील ऋण पत्र कहा जाता है, रेडीमेबल डिवेंचर कहा जाता है। कि जब कभी कंपनी इन ऋण पत्रों का निर्गमन करेगी, शोधन की एक समय सीमा बता देगी और उस समय सीमा के भीतर इनका शोधन कर दिया जाएगा। चलिए मान लिया। फिर एक होता है अशोध ऋण पत्र, नॉन रेडीमेबल या कह लीजिए इररेडीमेबल। क्या कहा जाएगा, इररेडीमेबल। ठीक है, इररेडीमेबल, तो अशोध कहा जाएगा।
अशोध्य। तो इर्रेडीमेबल में ये होता है कि इनका भुगतान एक निश्चित समय में कंपनी नहीं करेगी, जब कंपनी समाप्त होगी तभी इनका भुगतान करेगी, अन्यथा इनका भुगतान नहीं करेगी। मतलब ये वे ऋण पत्र होते हैं जिनका भुगतान कंपनी अपने अंतिम दिन करती है, मतलब जिस दिन कंपनी समाप्त होगी उस दिन इनका भुगतान होगा। अब एक होंगे परिवर्तनशील ऋण पत्र, कन्वर्टेबल ऋण पत्र, डिवेंचर किसे कहेंगे। तो कन्वर्टेबल डिवेंचर उसे कहा जाता है जैसे आपने कंपनी में पैसा लगाना है, ठीक है। कन्वर्टेबल डिवेंचर कहेंगे किसे, जैसे आपने कंपनी में पैसा लगाने का निर्णय किया तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, चाहे आप डिवेंचर खरीदिए चाहे आप शेयर खरीदिए। तो वहाँ ये देखा जाता है कि आपकी रिस्क लेने की कितनी क्षमता है। जिस व्यक्ति ने रिस्क लेने की बात की, ज़्यादा रिस्क उठाना चाहा, वो शेयर खरीदेगा। कारण शेयर में लाभ की दर सुनिश्चित नहीं होती। अगर आप फायदे में आए तो ज़्यादा लाभ मिलेगा, नहीं फ़ायदा हुआ तो नहीं मिलेगा, और अगर कहीं लॉस हुआ तो लॉस उठाना पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति ज़्यादा लाभ कमाना चाहता है वो शेयर खरीदता है। लेकिन आप नॉर्मल ब्याज रेट, जो ब्याज दर बैंकों द्वारा दिया जाता है, उससे ज़्यादा ब्याज पाना चाहते हो तो आप कंपनी में डिवेंचर खरीदते हो। तो कंपनी में ऋण पत्र खरीदना सुरक्षित होता है। क्यों? क्योंकि आपको एक निश्चित दर से ब्याज मिलेगा और कंपनी का ये दायित्व है, कंपनी आपको देगी चाहे जैसे देगी। और ये ब्याज दर नॉर्मली बैंक रेट से तो ज़्यादा ही होगा, बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ब्याज दर से ज़्यादा होता है। तो आपने पहले ये निर्णय लिया कि भाई रिस्क नहीं लेना, नई कंपनी है, पता नहीं प्रॉफिट कमाए ना कमाए, तो आपने क्या काम कर लिया, डिवेंचर खरीद लिया। अब जब कंपनी आगे बढ़ी तो कंपनी को फ़ायदा हो गया। तो जब फ़ायदा हो गया तो आप चाह रहे हो कि काश शेयर लिया होता। तो कंपनी आपको ऐसा विकल्प दे कि 3 वर्ष पूरा होने के पूर्व आप चाहो तो अपने डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट करा लेना, तब उसे कन्वर्टेबल डिवेंचर कहा जाता है। मतलब जिन ऋण पत्रों को 36 माह पूरा होने के पूर्व डिवेंचर से शेयर में कन्वर्ट कराया जा सके, उन्हें कन्वर्टेबल डिवेंचर कहते हैं। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर किसे कहेंगे? अब आपने निर्णय लिया था कि हम डिवेंचर लेंगे, तो आप अपने निर्णय पर अडिग रहिए, अब आप उसे बदलवा नहीं सकते। उन्हें नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर कहा जाता है। और एक सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है नग्न ऋण पत्र, नेकेड डिवेंचर। तो नग्न ऋण पत्र का एक दूसरा नाम भी है अनसिक्योर्ड डिवेंचर। मतलब ये वे ऋण पत्र होते हैं जिस पर कंपनी की किसी संपत्ति से आपको कोई सुरक्षा नहीं मिलती, ना ही मूलधन की और ना ही ब्याज की। ठीक, मतलब ये असुरक्षित ऋण पत्र होते हैं। इन पर कंपनी की किसी संपत्ति का कोई प्रभार नहीं होता, ना तो इनका मूलधन सुरक्षित होता है और ना ही इनका ब्याज सुरक्षित होता है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? नग्न ऋण पत्र कहा जाता है, नेकेड डिवेंचर कहा जाता है। आपने इतना जान लिया। प्यारे बच्चों, यहाँ बार बार जिक्र हुआ अंश और ऋण पत्र का। इतना पढ़ लेने के बाद हमें शेयर और डिवेंचर में अंतर भी आना चाहिए। जैसे शेयर किसे कहेंगे? कंपनी की पूंजी जिन छोटे छोटे टुकड़ों में बटी होती है, हर एक टुकड़ा एक अंश कहलाता है। ठीक, और कंपनी की पूंजी का एक आनुपातिक हिस्सा या भाग अंश कहलाता है, आपने ये जाना था। और कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का प्रमाण पत्र ऋण पत्र कहलाता है। मतलब ऋण कंपनी का दायित्व है, लोन है, और शेयर कंपनी की पूंजी है तो दोनों ही दायित्व। आगे बढ़ गए, लेकिन जिसने ऋण पत्र खरीदा वो ऋण पत्र धारी कहलाएगा, और जिसने शेयर खरीदा वो शेयर होल्डर कहलाएगा। और अंशधारी ही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। ऋण पत्र धारी केवल कंपनी का लेनदार होता है, क्रेडिटर होता है। ठीक है, ऋण पत्र पर एक निश्चित दर से कंपनी ब्याज देती है और अंशों पर लाभांश चुकाती है। ऋण पत्र का भुगतान पहले होता है और अंश का भुगतान
बाद में होता है। आप ये चीज़ें जानते रहिएगा। ठीक, आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आपके लाइक और कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ठीक, बेसिकली अंश कितने प्रकार से निर्गमित होते हैं? 2 प्रकार से, पूर्वाधिकार और क्षमता। लेकिन ऋण पत्र के लिए तो हम कई प्रकार अभी आपको पढ़ा दिए। ठीक है बच्चों, आप ये सब चीज़ें जानने के बाद इसमें अभी तक आपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े ऋण पत्र से आप क्या समझते हैं? ऋण पत्र के विभिन्न प्रकार ये हमने बता दिया। और ये 10 नंबर का एक क्वेश्चन बना और इसमें से 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन बनते हैं, चाहे जो पूछ लिए जाएं। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से तैयार करिएगा। आप हमसे पेड क्लास लेना सुनिश्चित करिए। पेड क्लास पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आपके लाइक और कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिल सकें। तो चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।